चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक न्यू वेब सीरीज ताली को। और ये सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है, जिन्हें दुनिया ट्रांसजेंडर, किन्नर और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से बुलाती है। आखिर वो आते कहां से हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है, यही सब इस सीरीज में दिखाया गया है। तो सीरीज की शुरुआत होती है क्लासरूम को दिखाते हुए, जिसमें एक टीचर सभी बच्चों से पूछ रही थी कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। कोई बच्चा बोलता है डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा गणेश भी था। जब टीचर उससे पूछती है तो वो खड़े होकर कहता है कि वो बड़े होकर माँ बनना चाहता है। और ये सुनकर पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। और टीचर भी जल्दी से गणेश को डांट कर क्लासरूम से बाहर निकाल देती है और उसे पनिश भी करती है। जब गणेश घर आता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं माँ क्यों नहीं बन सकता। माँ कहती है बेटा, मर्द कभी माँ नहीं बन सकते, केवल औरतें ही माँ बन सकती हैं। तो गणेश कहता है कि अच्छा ऐसा है तो मुझे मर्द ही नहीं बनना। गणेश के अंदर बचपन से ही एक लड़की बनने की चाह थी, जैसे नाखून बड़े करना, बाल लंबे करना, उनके जैसे चलने की कोशिश करना, लिपस्टिक लगाना, सजना संवरना उसे बहुत ही पसंद था। और एक दिन गणेश की माँ उसे लड़कियों के गेटअप में देख लेती है। गणेश की माँ कहीं ना कहीं ये सब समझती थी, लेकिन समाज के डर से उसे खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें गौरी नाम की एक ट्रांसजेंडर दिखाई जाती है। गौरी अपने बच्चों के साथ पार्टी कर रही थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। हमें बताया जाता है कि गौरी ने अपने समाज और अपनी बिरादरी के हक के लिए और उन्हें भी इस समाज का हिस्सा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसका रिजल्ट कल आने वाला था। और गौरी के लिए कल का दिन बहुत अहम था, क्योंकि कल ये फैसला हो जाएगा कि उसका समाज इस देश का नागरिक कहलाएगा या नहीं। और गौरी की लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी बिरादरी के लोगों से भी थी, क्योंकि उसके समाज के कुछ लोग ही उसके इस फैसले के खिलाफ थे। अब अगले दिन गौरी तैयार होकर सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल जाती है और उसके साथ जाती है अमांडा, जो कि एक रिपोर्टर थी। और वो गौरी के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती थी और उसका इंटरव्यू लेने आई थी। तभी गौरी की कार सिग्नल पर रुकती है और उसके पास एक ट्रांसजेंडर आकर पैसे मांगने लगती है। तो गौरी उससे कुछ सवाल पूछती है और पता चलता है कि वो असल में ट्रांसजेंडर है ही नहीं, वो एक मर्द है। अमांडा गौरी से पूछने लगती है कि ये कौन थी। तो गौरी कहती है कि वो हम में से एक नहीं था। पैसे मांगना और पैसे निकालने में बहुत अंतर है, और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम बदनाम हैं। अमांडा गौरी से उसके बचपन के बारे में पूछती है कि तुम्हारा बचपन कैसा था। गौरी अपने बचपन के बारे में उसे बताने लगती है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। गणेश लड़की बनकर गली के एक कल्चरल प्रोग्राम में मराठी गाने पर डांस कर रहा था। तभी उसके पिता वहां आकर शर्मिंदगी से उसे खींच के वहां से ले जाते हैं और घर आकर उसे बहुत डांटते हैं। गणेश के पिता को गणेश का एक लड़की की तरह बिहेव करना, नाचना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसे एक लड़का ही बने रहने देना चाहते थे। वो गणेश को बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारा मजाक कुछ लोगों के लिए मजाक का विषय बन सकता है। अगर तुझे नाचना है तो घर के अंदर नाच, बाहर नहीं। उसके पिता कहते हैं कि मुझसे वादा कर कि आज के बाद तू ऐसा फिर से नहीं करेगा। अब अगले दिन गणेश जब स्कूल से घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ये बताते हुए गौरी रोने लगती है। वो कहती है जो लोग मुझे सबसे अजीज थे वो सभी एक एक कर मुझसे बिछड़ते गए। अब गौरी कोर्ट पहुंच जाती है और वहां पहले से ही पुलिस और मीडिया तैयार खड़ी थी गौरी का इंटरव्यू लेने। गौरी बस थोड़ी आगे ही जाती है कि तभी वहां तो गुंडे जो लॉयर की यूनिफॉर्म पहने हुए थे गौरी पर इंक फेंक कर चले जाते हैं। गौरी इस घटना से काफी डर गई थी और अमांडा और गौरी दोनों पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उल्टा उनसे ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस कहती है कि अब तो वो इंक फेंक कर चले गए हैं, अब हम क्या उनके पीछे पीछे भागे। जाओ, जाकर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दो। अब दोनों पुलिस स्टेशन जाकर वहां वेट करने लगते हैं। तो अमांडा आगे पूछती है कि माँ की मौत के बाद फिर आगे क्या हुआ, क्या पिताजी माने। गौरी बताती है कि माँ के जाने के बाद पिताजी मुझे पूरी तरह से एक लड़का बनाने में जुट गए और दीदी की शादी हो गई। डॉक्टर के पास लेकर जाना, उनकी बताई हुई दवाई रोज मुझे टाइम से दिया करते थे, और उस दवाई को खाकर मुझे इतना दर्द होता था कि मैं बोलकर बयां नहीं कर सकती। माँ के जाने के बाद पिताजी का व्यवहार मेरे प्रति इतना कठोर हो रहा था, और फिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैंने वो दवाइयां लेना बंद कर दी और मैं उन दवाइयों को छुपाने लगी। आगे गौरी बताती है कि एक दिन सिनेमा में मूवी देखते वक्त पीछे की सीट पर कुछ किन्नर भी बैठे थे।
और वो सभी देखने में इतने सुंदर थे और उनके कपड़े, बिंदियां, चूड़ियां सभी मुझे बहुत आकर्षक लगे। इतने आकर्षक लगे कि मैं उनका पीछा करने लगी और उनमें से एक किन्नर ने मुझसे काफी अच्छे से बात भी की और मैं कैसा महसूस करती हूँ वो अच्छे से समझती थी। वो किन्नर कहती है कि कुछ दिन तू हमारी तरह रहकर देख, अगर तुझे लगा कि तू हमारी तरह बन सकती है तो तू भी हम में से एक बन जाना। अब गोरी उनके बीच में रह रही थी, उनके तौर तरीके सीख रही थी और सबसे अच्छे से घुल मिल गई थी और वो अपनी लाइफ काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अब एक रात सोते वक्त गणेश के पिता देखते हैं कि गणेश के चेहरे पर बाल आना शुरू हो गए हैं और वो ये खुशखबरी गणेश की दीदी को भी देते हैं और कहते हैं कि दवाई अपना काम कर रही है। अब एक दिन गणेश उसी किन्नर के साथ मार्केट जाता है। वो किन्नर जब एक दुकान से पैसे मांगती है तो वो दुकानदार पैसे देने के बदले उसे गलत जगह छूने लगता है। फिर जब वो वहां खड़े 2 ऑटो वालों से पैसे मांगती है तो वो आदमी गुस्से में उसे मारने पीटने लगते हैं। वो किन्नर गणेश को कहती है कि मैं तुझे यही सब दिखाने के लिए लाई थी कि हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात जानवरों से भी कम है और इस दुनिया के लिए हम एग्जिस्ट नहीं करते। क्या अब भी तू हमारे जैसा बनना चाहता है? तू अपनी फैमिली के पास वापस लौट जा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गणेश के पिता घर आते हैं और वो अपना कुछ जरूरी सामान यहाँ वहां ढूंढ रहे थे और तभी गौरी के बेड के नीचे उन्हें वही सारी दवाई मिलती है जो डॉक्टर ने उसे दी थी। गौरी ने डॉक्टर की दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाई थी और गौरी का बैग चेक करने पर उन्हें बहुत सारी बिंदियां, चूड़ियां मिलती हैं। तभी गणेश घर आता है और अपने पिता को वहां बैठा देखता है। उसके पिता कहते हैं, बेटा मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब मैं तेरे साथ इस तरह से नहीं रह सकता। मैं हर सुबह इसी उम्मीद से उठता था कि तू बदल जाएगा, लेकिन तू वैसा का वैसा ही है। अब हम दोनों एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ तो दोनों में से किसी एक का मरना तो तय है और मैंने फैसला किया है कि मैं ही मर जाता हूँ। ये बोलकर गौरी के पिता किचन में चले जाते हैं। गौरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब वो पास पड़ा एक थैला, एक रेडियो, कुछ पैसे लेकर घर से भाग जाती है और अंदर किचन से गौरी के पिता ये सब देख रहे थे, लेकिन वो गौरी को रोकते नहीं हैं। वो उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके बहुत रोते हैं। अब गौरी भागकर मुंबई आ जाती है और उसे वहां कुछ किन्नर दिखते हैं जो उसकी मदद करते हैं। वो गौरी को रास्ते में अपनी तरह एक फ्रॉक और चूड़ियां पहनाकर सिग्नल पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर देते हैं। अब ये सब अपने साथ होता हुआ देख गौरी डर जाती है और फिर से भागकर अपने घर आ जाती है और उसकी दीदी उसे घर के अंदर जाने से रोक देती है और कहती है कि गणेश, अगर तू पिताजी के साथ रुका तो उनका मरा हुआ मुंह देखेगा। उसकी दीदी ये भी कहती है कि तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, मैं तेरी मदद हमेशा करती रहूंगी। और उस दिन से गौरी ने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। गौरी बताते हुए रो पड़ती है कि वो उसका आखिरी दिन था अपने पिता के घर। अमांडा गौरी से कहती है कि जब तुम्हें अपने पिताजी की याद आती है तो तुम उनसे कैसे बात करती हो। गौरी कहती है कि जब मुझे उनसे बात करनी होती है मैं इंश्योरेंस एजेंट बनकर उनकी आवाज सुन लिया करती हूँ। वो आगे बताती है कि जब मैं मुंबई में काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी तब मुझे नवीन मिला और उसने मुझे अपने साथ एक एनजीओ से जुड़ने का मौका दिया। गौरी बताती है कि जब सब मेरा साथ छोड़ चुके थे तब केवल नवीन ही था जिसने मुझे सहारा दिया। वो मेरा शाहरुख खान है। और इतने में नवीन भी वहां आ जाता है। अमांडा गौरी से पूछती है कि आगे और क्या क्या हुआ। गौरी बताती है कि एक दिन मैं एक बहुत बड़े सेठ के घर काम मांगने गई। शुरुआत में तो उसने मुझे बेटी बेटी कहा और रात में वो मेरे साथ ही सोना चाहता था। किसी तरह मैं वहां से भागी। आगे मुझे एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब मिली। उन्हें एक मेल वेटर की जरूरत थी तो मैं भी नकली मूंछ लगाकर वहां पर नौकरी करने लगी और उसी दौरान मैंने नवीन की मदद से अपनी पढ़ाई भी पूरी की और रेड लाइट एरिया में जाकर उन्हें सेफ सेक्स के बारे में जागरूक भी किया करती थी। और अपनी बिरादरी के लिए मैंने लड़ाई शुरू की और वहां पर पहली बार मैं नरगिस नाम के किन्नर से मिली। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे पहली बार देखते ही मैं फिदा हो गई। नरगिस मुझे बोला करती थी कि हमारे धंधे के टाइम तो ये पर्चे वर्चे लेकर यहाँ मत आया कर। और धीरे धीरे मैंने नरगिस और उसकी टोली के साथ समय गुजारना शुरू किया, उनसे बातचीत शुरू की और आखिर में वो सभी मेरे फाउंडेशन के कॉन्फ्रेंस में आने के लिए और उसे जुड़ने के लिए तैयार हो गई। और उस फाउंडेशन से जुड़ने का केवल एक ही उद्देश्य था कि लोगों में भेदभाव की भावना को खत्म किया जाए। और उस कॉन्फ्रेंस में सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स वाले भी मौजूद थे। नवीन गौरी को स्टेज पर बुलाकर उसकी तारीफ करता है क्योंकि गौरी की ही बदौलत ये कॉन्फ्रेंस मुमकिन हो पाई। और तभी नवीन नरगिस और सोशल वर्कर को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट कहने लगती है
कि मैं इसके साथ स्टेज पर नहीं आऊंगी, क्योंकि बाहर इसने मेरे कपड़े पर पान थूक दिया था और इसमें कोई मैनर्स नाम की चीज नहीं है। तभी नरगिस भी तपाक से जवाब देती है कि मैंने तो तुम पर आज थूका है और तुम लोग तो हम जैसों पर रोज ही थूकते हो। तुम्हारे जैसों की वजह से हम सबको ये काम करना पड़ता है। नरगिस उसे कहती है कि तू अपने पति की मुझसे शादी करवा दे, तो फिर मैं भी तेरी जैसी बन जाऊंगी। झगड़ा शांत कराने के लिए गौरी बीच में आती है, तो नरगिस गौरी को पकड़कर कहती है कि दोबारा मेरी धंधे की जगह पर तू दिखना मत, और अगर तुझे हमारी बिरादरी की इतनी परवाह है तो तू जो बाहर से है ना वो अंदर से भी बनकर दिखा, तभी तू हमारे समाज का हिस्सा बन पाएगा। इतना बोलकर नरगिस वहां से चली जाती है और गौरी सोचती है कि कहीं ना कहीं नरगिस सही कह रही है। नवीन उसे कहता है कि तुम्हें खुद को अंदर और बाहर से एक ही करना होगा, तभी ये लोग तुम्हें अपनाएंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे। गौरी पूरी रात अपना सेक्स चेंज करवाने के बारे में सोचती रही और वो फैसला करती है कि वो ये कदम उठाएगी। और अगले दिन गौरी अकेली हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ऑपरेशन से पहले गौरी को एक फॉर्म फिल करना था, जिसमें यह लिखा था कि ऑपरेशन के दौरान अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो अस्पताल प्रशासन इसका जिम्मेदार नहीं होगा, और साथ ही उसके किसी फैमिली मेंबर का हॉस्पिटल में उसके साथ होना जरूरी था। सबसे पहले वो अपनी दीदी को फोन करती है। फोन उसका जीजा उठाता है और वो ये कहता है कि उसकी दीदी घर पर नहीं है। फिर वो अपने पिता को कॉल करती है उनकी आवाज सुनने के लिए, ताकि उसको थोड़ी हिम्मत मिले, और फिर वो अकेली ही ऑपरेशन थिएटर में जाकर सेक्स चेंज करवाती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। इधर उसके पिता को खबर मिल चुकी थी कि उनका गणेश अब पूरी तरह से गौरी बन चुका है। दूसरी तरफ गौरी के कम्युनिटी के लोग उसको पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार थे और जोरों शोरों से उसका स्वागत करते हैं, और उस तरफ उसके पिता उसके जीते जी उसका श्राद्ध कर रहे थे। अब यहाँ गौरी खुद को पूरी तरह से अपना चुकी थी। आगे दिखाया जाता है कि गौरी और उसके साथी जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक किन्नर को वहां बंधा हुआ पाते हैं और पुलिस ने उसकी काफी पिटाई की थी। ये देख गौरी पुलिस वालों से बात करती है और उसे छोड़ने को कहती है। वो पुलिस वाले उससे बदतमीजी करने लगते हैं। गौरी उनके सामने हाथ जोड़कर उसे छोड़ने को कहती है। वो कहती है साहब इसे छोड़ दीजिए, ये आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, और आपने भी तो उसे काफी मारा पीटा है। गौरी के काफी विनती करने के बाद भी वो इंस्पेक्टर उन्हें गलत सलत बोल रहा था और गौरी और उसके साथियों को भी जेल में डालने की धमकी दे रहा था। तभी गौरी उसको बोलती है कि तू हाथ लगा के दिखा, तेरे बड़े अफसरों से लेकर मंत्री तक मेरी पहुंच है। एक कॉल करूंगी मंत्री को, ऐसी जगह पोस्टिंग होगी कि फैमिली देखना नसीब नहीं होगा। इतना सब सुनकर पुलिस वाला डर जाता है और गौरी से माफी मांगता है और उस किन्नर को भी छोड़ देता है। वो किन्नर गौरी को बताती है कि धंधे से उसके गुरु ने उसे निकाल दिया है और 3 दिन से वो इधर उधर भटक रही है और पानी पीकर गुजारा कर रही थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो 2 ट्रक ड्राइवर के साथ सोकर उसे 50 रुपए मिले थे, और तभी पुलिस ने रेड मारी और मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। वो किन्नर कहती है, अम्मा अगर आज तू नहीं होती ना तो पता नहीं लोग मेरे साथ क्या करते। गौरी उसे गले लगाकर कहती है कि तूने मुझे अम्मा कहा है, बेटा आज से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ मेरी खोली में ही रहेगी। आगे नरगिस और गौरी साथ में बैठे थे। नरगिस गौरी से कहती है कि मुझे टाइम पर पान और सोने के लिए बेड चाहिए, मुझे नीचे नींद नहीं आती और तूने मुझे नीचे बिठाया है। गौरी कहती है कि अभी एडजस्ट कर लेना, थोड़े दिन में मैं अपना एक बड़ा सा घर खरीदूंगी और उसमें तेरे लिए एक बड़ा सा बेड बनवा कर दूंगी। तभी मुन्ना आकर गौरी को कहती है कि अम्मा बस्ती में एक औरत मर गई है और कर्जदार उसकी बेटे की बोली लगा रहे हैं। ये सुनकर गौरी सीधा वहां पहुंचती है और वहां उस बच्चे की बोली लग रही थी। वो आदमी उस बच्ची को लेकर जा ही रहा होता है। गौरी कहती है कि तुझसे ज्यादा कर्जा इसकी माँ ने मुझसे लिया था, तो इसकी बेटी के ऊपर ज्यादा हक मेरा है। वो आदमी गौरी को धमकाता है। गौरी कहती है कि मुझे धमकाने का तो सोचना भी मत, तेरे बंदे बाहर बस एक छोटी सी गाड़ी में हैं, लेकिन मेरे लोग पूरी बस्ती में हैं। एक आवाज मारूंगी ना तो तू चलने लायक रहेगा और ना ही धंधा करने लायक। ये सुनकर वो कर्जदार वहां से भाग जाते हैं और गौरी उस बच्ची को लेकर अपने साथ आ जाती है और वो बच्ची गौरी को माँ कहकर पुकारने लगती है। अब से गौरी ही उसकी माँ थी। आगे दिखाया जाता है कि गौरी एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती है। गौरी के साथ बात कर प्रिंसिपल कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसी किन्नर पहली बार देखी है जो इतनी अच्छी तरह से दूसरों को ट्रीट करती है। गौरी कहती है कि क्या मुझसे पहले भी ट्रांसजेंडर जॉब के लिए आ चुके थे। इसका जवाब उस प्रिंसिपल के पास नहीं था और गौरी को ये जॉब मिल जाती है। एक ट्रांसजेंडर को स्कूल में बच्चों को पढ़ाता देख कुछ न्यूज रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे और उस पर आर्टिकल्स भी लिखते हैं। फिर एक दिन गौरी को अमेरिका से उनके स्कूल में एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाने का इनविटेशन आता है और गौरी उनके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर अमेरिका जाती है और दुनिया के सामने थर्ड जेंडर को लेकर अपनी राय रखती है और फिर गौरी इंडिया वापस आ जाती है।
उसे पिक करने के लिए उसके साथी एयरपोर्ट पर आए हुए थे। उनके बीच में कहीं से एक ट्रांसजेंडर आती है। वो उनसे कहती है कि मैं गौरी अम्मा से मिलना चाहती हूँ, मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ, वो मेरी फेवरेट है और अब से मैं भी उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। वो ट्रांस गौरी से मिलती है और गौरी का दिल तो बड़ा है, तो वो उसे भी हंसी खुशी अपना लेती है। अब गौरी और उसके साथी जगह जगह लोगों में जागरूकता फैलाने लगे और अपनी कम्युनिटी के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे और उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी शुरू कर दी। गौरी उन्हें बताती है कि आप लोगों को पढ़ने के बाद बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, जैसे डेटा एंट्री, सेल्समैन, कस्टमर केयर और आजकल तो इंटरनेट पर भी बहुत सी जॉब अवेलेबल हैं। अब रात हो जाती है और वो नई ट्रांसजेंडर गौरी से कहते कि अम्मा आप घर जाओ, मैं आपका पान बनवाकर अभी लाई। और वो गौरी को उसका मनपसंद पान देती है कि तभी उधर नरगिस आ जाती है और कहती है कि ये पान मैं खा लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। और नरगिस उसका गला पकड़कर कहने लगती है कि तूने पान में क्या क्या मिलाया है, जल्दी बता दे। और वो ट्रांस कहती है कि मैंने पान में जहर मिलाया है अपने गुरु के कहने पर। नरगिस गौरी को कहती है कि हमारी ही बिरादरी के कुछ लोग नहीं चाहते कि तू उनके हक के लिए लड़े, वो इसी गटर में पड़े रहना चाहते हैं और बस एक सेक्स वर्कर बने रहना चाहते हैं। अब अगले दिन नरगिस गौरी को आखिरी बार समझाती है कि गौरी तू दूसरों से ज्यादा पहले अपने बारे में सोच, क्योंकि मैं तो अब तेरे साथ नहीं रहूंगी। मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए तमिलनाडु जा रही हूँ और वहाँ पर हम दोनों शादी कर रहे हैं और तुझे मेरी शादी में जरूर आना होगा। और वो अपने बॉयफ्रेंड को गौरी से मिलवाती है। गौरी उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि नरगिस का ध्यान रखना, उसको हमेशा बेड पर ही सुलाना और टाइम से पान खिलाते रहना। और इतना बोलकर नरगिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है और गौरी नरगिस को बस देखती रहती है। अगले दिन गौरी की खोली का पता पूछते पूछते एक मछुआरा वहाँ आता है और उसके सर पर एक बड़ी सी टोकरी भी थी। वो गौरी को कहता है अम्मा, कोई आज सुबह इस बच्चे को मेरे नाव के पास रखकर चला गया और अगर समय पर मैं इस बच्चे को नहीं देखता ना तो ये बच्चा दरिया में बह जाता और मैं इसे सीधा आपके पास ले आया। गौरी उस बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह पालने लगती है और अब गौरी अपने सखी फाउंडेशन के जरिए ऐसे ही कई सारे बच्चों को रेस्क्यू करना शुरू करती है और सभी को अपने बच्चों की तरह ही पालने लगती है। लेकिन इतने बच्चों को अकेले पालना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए गौरी को पैसों की जरूरत थी और वो अगले दिन कोर्ट पहुंचती है लॉयर से बात करने। वो लॉयर कहता है कि आप लोगों को इस देश में कोई सुविधा नहीं मिल सकती क्योंकि आपको इस देश का नागरिक नहीं माना जाता और आप अपनी कोई आईडी प्रूफ भी नहीं बनवा सकते, या सीधे शब्दों में कहूँ कि आप दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। गौरी सीधे शब्दों में उससे पूछती है कि मुझे इस देश का नागरिक बनने के लिए क्या करना होगा, ये बता। लॉयर कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका देनी होगी। अगर कोर्ट ने एक बार आपको नागरिक होने की मान्यता दे दी तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता, फिर आप सरकार की दी हुई सभी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। और वो लॉयर गौरी की विनती करने पर कोर्ट में अर्जी देता है और कहता है सर, यही सही मौका है इन लोगों को एक सही राह दिखाने का और इन लोगों को भी इस देश की नागरिकता दी जानी चाहिए। ये भी इस देश के वासी हैं, इनका भी इस देश पर उतना ही हक है जितना कि हम सबका। ये भी भारत माता के बच्चे हैं और अगर आज हम इन लोगों का साथ नहीं देंगे फिर ये मजबूर होकर गलत रास्ता ही अपनाएंगे। और सर, मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि बस आप इस बिल को पास कर दीजिए। और दूसरी तरफ गौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि तभी उसके पास मुन्ना का कॉल आता है। वो बताती है कि नरगिस ने सुसाइड कर लिया है, उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा देकर भाग गया। ये सुनकर गौरी को सदमा लग गया था। गौरी सब कुछ छोड़कर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां गौरी देखती है कि नरगिस की बॉडी को टॉयलेट के बाहर कचरे के पास रखा था। गौरी नरगिस को देखकर बहुत रोती है। तभी वहां पर दो कंपाउंडर आते हैं। गौरी उनसे पूछती है कि इसकी बॉडी को टॉयलेट के बाहर कचरे के सामने क्यों रखा है, जिसके जवाब में वो दोनों कंपाउंडर कहते हैं कि इसे तो हॉस्पिटल में कोई हाथ नहीं लगा रहा था, इसलिए हमने इसे यहाँ रख दिया। तभी गौरी और उनके बीच में बहस होने लगती है। बहस सुनकर वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तुम पर तरस खाया और ये हॉस्पिटल है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, इसलिए चिल्लाना बंद करो और चुपचाप इस बॉडी को लेकर चलते बनो। तो गौरी बोलती है कि अब तो ये बॉडी मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इस बॉडी को ना तो हम में से कोई हाथ लगाएगा और ना ही तुम लोग इसे हाथ लगाओगे। जब तक तुम लोगों का डीन हम लोगों से माफीनामा लिखकर लिखित में माफी नहीं मांगेगा, मैं और मेरे साथी यही बैठेंगे और मैं देखती हूँ कि किस में इतना दम है जो मुझे उठाकर दिखाए। वो डॉक्टर डीन को फोन करता है। डीन कहता है उन्हें जो करना है करने दो, 2 दिन में बॉडी सड़ने लगेगी और फिर उन्हें मजबूरन बॉडी एक्सेप्ट करनी होगी और अगर फिर भी एक्सेप्ट ना करे तो बॉडी को म्युनिसिपालिटी के डब्बे में फिकवा देना। अब गौरी और उसकी कम्युनिटी के लोग हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और तभी बारिश हो जाती है। सभी बारिश की वजह से उठ खड़े होते हैं सिवाय गौरी के।
गौरी अपनी जगह से हिलती तक नहीं और उसकी हिम्मत देखकर सभी वापस से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अगले दिन डीन आता है। गौरी कहती है कि जब तक तुम माफीनामा नहीं दोगे हम में से कोई इधर से नहीं जाएगा और ना ही तुमको अंदर जाने देंगे। डीन गौरी को कैबिन में बात करने को कहता है और कैबिन में जाकर वो गौरी की एक भी बात नहीं सुनता। अब गौरी डीन को कहती है कि बाहर मीडिया आ चुकी है और मैं अपने सारे कपड़े निकालकर बाहर जाऊंगी, लेकिन इससे मेरी इज्जत नहीं तेरी इज्जत उतरेगी। और अगर तू नहीं चाहता कि ऐसा हो तो जल्दी से माफीनामा लिख और साइन कर। उस पर डीन काफी डर जाता है और माफीनामा लिखकर उसे दे देता है और गौरी नरगिस को अंतिम विदाई देती है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था और इन लोगों की किस्मत तय होनी थी। और आखिरकार वो घड़ी आ जाती है और कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि आज से ट्रांसजेंडर भी देश की नागरिकता पाने के लिए एलिजिबल हैं। और सभी गौरी का वेट कर रहे थे। गौरी मीडिया से कहती है कि मेरा गणेश से गौरी बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया। मैं कभी लड़खड़ाई, कभी गिरी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। शायद जिंदगी इसी का नाम है। मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को खुद से अलग मत समझिए। हम लोग भी आप ही की तरह इंसान हैं और हम सिर्फ अपनी पहचान अपने काम से चाहते हैं, ना कि जेंडर से। और ये सब गौरी के पिता घर पर बैठकर टीवी पर देख रहे थे। गौरी कहती है कि इस सफर में जिसने भी मेरा साथ दिया उसको लव यू और जिसने नहीं दिया उसे थैंक यू। तू मुश्किल दे दे भगवान, मैं आसान करूँ। तू दे दे तपती रेत, मैं गुलिस्तान करूँ। तू पहाड़ बना दे जितने, मैं उनमें सुरंग बनूं। तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर, मैं तो सतरंग बनूं। गौरी सबसे कहती है अरे वाह वाह तो करो। और पिताजी घर पर बैठे वाह वाह कर रहे थे और खूब ताली बजाते हैं। उन्हें पहली बार गौरी पर फक्र महसूस हो रहा था। गौरी कहती है कि मैंने केस जीतने के साथ साथ अपने पिता का प्यार भी जीत लिया था। और एंड में हमें असली श्री गौरी सावंत दिखाई जाती है। उनकी आवाज सुनाई जाती है कि ये मेरा किस्सा था, पर ये कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है। इसलिए इन तालियों के हकदार मुझसे ज्यादा वो लोग हैं। एक लड़ाई खत्म तो दूसरे की शुरुआत होगी, लेकिन यही उम्मीद से कि दुनिया हमारे साथ होगी। और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।